कहते हैं कि दोस्तों, बदले से बदलाव नहीं आता है और ज्यादा दुश्मनी बढ़ जाती है। आज जिस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं वो घटना बदले की है। अक्सर करके हम ऐसी घटनाओं को फिल्मों में देख। बदले की इस कहानी की स्क्रिप्ट राजधानी दिल्ली में लिखी जा रही। क्राइम स्टोरी के आज इस सीरीज में हम एक लाश में 31 गोलियां और 31 टुकड़े और 31 कब्रों में दफनाया गया था। ये घटना ज्यादा चर्चा में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि जिस समय ये घटना हुई थी उस समय पूरे देश में ज्ञानवापी मस्जिद पर चर्चा हो रही थी। इसीलिए ये घटना उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया या मेन मीडिया में सुर्खियों में नहीं बनी थी। दरअसल सुबह का वक्त होता है। डॉक्टर सादाब तैयार होकर नाश्ता करता है और रोज की तरह अपनी क्लिनिक पर निकल जाता है क्योंकि डॉक्टर सादाब जो मूल रूप से हाफिजपुर जिला हापुड़ गांव कुराना का रहने वाला था, उसने पहले गांव में ही अपनी लोकल क्लिनिक खोल रखा था, पर गांव में उसकी कमाई ना के बराबर होती थी, जिससे वह परिवार का गुजारा ना के बराबर होता था। इसीलिए सादाब ने शहर के गुलावटी बुलंदशहर में अपनी एक क्लिनिक खोल ली थी जिसमें वो चर्म रोग से जुड़े इलाज करता था। कस्बा गुलावटी में बाहरी हिस्से में डॉक्टर सादाब की दुकान थी। स्वभाव से डॉक्टर सादाब बहुत ही अच्छा था, ना किसी से बैर था और ना ही किसी से झगड़ा करता। उसका दिन हमेशा क्लिनिक में ही गुजर जाता था, शाम को घर आ जाता और इसी तरह से उसकी जिंदगी गुजर रही थी। 8 मई को सुबह घर से क्लिनिक की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन कोई आदमी कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था, पर सादाब ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर रोज की तरह वो अपने मरीजों को देख रहा था, लेकिन जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो इंतजार कर रहा था कि कब सादाब की दुकान से मरीजों की भीड़ खत्म हो। दोपहर के समय सादाब क्लिनिक पर अकेला होता है, ना कोई मरीज था ना इतनी भीड़ थी। तभी 3 लोग स्कूटी पर आते हैं। सादाब समझ रहा था कि वे कोई मरीज हैं, पर सादाब को क्या पता था कि वे मौत के फरिश्ते हैं। 3 लोग क्लिनिक के अंदर थे और एक बाहर से नजर रखे हुए थे। उन लोगों से सादाब कहता है कि आ जाओ सर, आपको देखने के बाद मुझे खाना खाना है। पर उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से सादाब पर गोलियों की बरसात कर दी। लगातार फायर किए जा रहे। सादाब का शरीर गोलियों से छलनी कर दिया गया। सादाब की मौके पर ही मौत हो गई, परंतु फायरिंग करते समय तीनों हत्यारों में से बाय मिस्टेक एक कातिल खुद की गोली से घायल हो जाता और वो तीनों स्कूटी लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेती है और क्राइम सीन की जांच करती है। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस के सामने एक सवाल था, जब कोई इंसान 1 या 2 गोलियों से मारा जा सकता है तो फिर डॉक्टर सादाब के बदन में 31 गोलियां मारने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? ये एक 100% का सवाल था। सवाल जितना काम का था उतना ही उलझा हुआ था। पुलिस ने अपने जहन में उभरे इस सवाल से पड़ताल की कई दिशाएं टटोली। पुलिस पड़ताल में जुटी रही, पर उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। पुलिस ने डॉक्टर सादाब के परिवार वालों से पूछा तो परिवार वालों ने बताया कि डॉक्टर सादाब शरीफ चाल चलन वाली शख्सियत थी। उनका कभी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी और किसी के साथ तू मैं भी नहीं हुई थी। लिहाजा डॉक्टर सादाब के परिवार वालों की इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर से अपने ही सवाल पर आकर खाली हाथ खड़ी हो गई। जहां से पड़ताल शुरू की थी, कई दिनों तक मेहनत के बाद पुलिस को जो कुछ मिला वे उस सब को एक साथ इकट्ठा करके देखने से एक बात तो साफ हो चुकी थी, हो ना हो परिवार वाले भले ही डॉक्टर सादाब की किसी से रंजिश की बात से इनकार कर रहे हैं, मगर कत्ल रंजिश की वजह से ही हुआ है। रंजिश को तलाश कर और कातिलों तक पहुंचने पुलिस की जिम्मेदारी थी। कहते हैं कि हर जगह अपराधी कामयाब होता है, मगर एक जगह जहां पर आकर फेल हो जाता है। पुलिस और पड़ताल एजेंसियों की जीत लिखी हुई होती है। ऐसा ही बुलंदशहर के सादाब हत्याकांड में हुआ। डॉक्टर सादाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी तो फिर उसके शरीर में 31 गोलियां किसने मारी? खुद से पैदा? इस सवाल में उलझी बुलंदशहर पुलिस। डॉक्टर सादाब के केस को सुलझाने के लिए बुलंदशहर पुलिस हापुड़ पहुंच चुकी। हापुड़ पहुंचने के बाद उसके सामने एक बेहद दर्दनाक हत्या का खुलासा होता है। दरअसल इरफान, जो कि हाफिजपुर
जिला हापुड़ गांव कुराना का रहने वाला था। पिता मोहम्मद यूनुस और माता राहत बेगम, कुछ समय पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। परिवार में 2 भाई इमरान और सरफराज और बहन फरहा और आसमा के साथ रहता। इरफान परिवार में अकेला कमाने वाला था। इरफान कुराना टोल प्लाजा पर वाहनों पर फास्टैग लगाने का काम कर रहा था। टोल प्लाजा के पास ही उसका ऑफिस था और टोल प्लाजा से थोड़ी सी दूरी पर राकिब एक ढाबे पर काम करता था। माजिद चाय की दुकान चलाता था। वहीं जनपद बुलंदशहर के थाना गुलावटी के निवासी आकिब भी ढाबा पर काम करता था। इन तीनों की इरफान से बहुत अच्छी दोस्ती थी। इरफान के काम में राकिब भी पार्टनर था, लेकिन कुछ दिनों से दोनों पार्टनरों के बीच बिजनेस को लेकर अनबन चल रही थी और कुछ कहासुनी भी हो रही थी। 18 मार्च को रात को इरफान अचानक घर से गायब हो जाता है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। वो अपने जानने वालों से फोन से इरफान के बारे में पूछते हैं, पर कुछ भी पता नहीं चलता है। इरफान का भाई इमरान राकिब को कॉल करता है और पूछता है कि इरफान के बारे में कुछ पता है आपको? तो राकिब कहता है कि मेरी आज सुबह से उससे बात नहीं हुई है और ये कहकर मना कर देता है। अगले दिन परिजन इरफान की लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करते हैं। पुलिस इरफान के अपहरण का केस दर्ज कर लेती है और जांच शुरू कर देती है। पुलिस इरफान के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल से पता लगता है कि राकिब, माजिद और आकिब और इरफान उस रात एक साथ थे। कॉल डिटेल से यह भी पता चलता है कि इरफान की लास्ट लोकेशन उसके ऑफिस की थी। पुलिस ऑफिस पहुंचती है तो ऑफिस में चारों तरफ खून लगा हुआ था और पुलिस तुरंत राकिब और माजिद को हिरासत में ले लेती है। कड़ी पूछताछ में ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। राकिब बताता है कि 18 मार्च 2022 को धुलेंडी की रात थी। चारों दोस्त शराब की पार्टी इरफान के ऑफिस में ही कर रहे थे। ये लोग कई घंटे तक शराब पीते हैं। जब ये चारों शराब के नशे में धुत हो जाते हैं तो राकिब और इरफान के बीच झगड़ा होता है। राकिब कहता है कि तुम्हारे पास मेरे 20 लाख रुपए हैं। इनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है और ये तीनों इरफान का गला घोंटकर मार देते हैं। जब इरफान की मौत हो जाती है तो ये लोग घबरा जाते हैं। इन्होंने इरफान का कत्ल तो कर दिया था, लेकिन अब लाश को ठिकाने किस तरह लगाया जाए, इसीलिए इन्होंने इरफान के बॉडी के 31 टुकड़े कर दिए। सवाल यही था कि लाश के टुकड़ों को कहां पर फेंका जाए। तीनों दोस्तों में बातचीत होती है और ये तीनों घबरा रहे थे। इन तीनों ने 18 मार्च की रात को, क्योंकि उस दिन होली थी, इन लोगों ने इरफान की लाश को 31 गड्ढे खोदे और उन 31 गड्ढों में इन्होंने इरफान की लाश के 31 टुकड़ों को दफना दिया था। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इन्हें जेल में भेज दिया था। कहानी फिर से डॉक्टर सादाब हत्याकांड पर आ जाती है। आखिरकार सादाब की हत्या किसने की थी और किस तरह की थी? बुलंदशहर पुलिस इरफान की हत्या की जानकारी प्राप्त कर जांच शुरू कर देती है। बुलंदशहर पुलिस जांच करती है और पता चलता है कि सादाब हत्याकांड में मुख्य मास्टरमाइंड इरफान का साला कासिफ होता है, जो कि दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। क्योंकि कासिफ की बहन अब विधवा हो चुकी थी। जब कासिफ अपनी बहन को देखता तो उसका खून खोल जाता था। डॉक्टर सादाब के भाई राकिब, जो डासना जेल में बंद था क्योंकि मृतक इरफान के कत्ल में शामिल था, डॉक्टर सादाब अपने भाई के केस में पैरवी कर रहा था, जमानत दिलाने की कोशिश में लगा था। जब ये इरफान के भाइयों को पता लगती है तो असरफी उर्फ सरफराज और इमरान कई बार डॉक्टर सादाब के साथ उनकी बहस हो जाती है। सरफराज ने कासिफ को फोन कर सारी बात बताई। इरफान का परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उसके भाई के हत्यारों को जमानत मिले। यहीं से डॉक्टर सादाब के हत्या का प्लान बनाया जाता है। कासिफ को हत्या करवाने के लिए 3-4 लोगों की जरूरत पड़ती है। छेनू गैंग के एक सदस्य समीर से संपर्क करता है। समीर मूल रूप से बदायूं का रहने वाला था, जो अब दिल्ली के रविंद्र नगर में रहता था। कासिफ समीर को डॉक्टर सादाब की हत्या की सुपारी दे देता है और कहता है कि हत्या के 2 से 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी, उनका इंतजाम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। इसके बाद समीर अपने साथ वासिद, जो कि उसका चचेरा भाई है, जो बदायूं का रहने वाला था, दिल्ली की एक जींस फैक्ट्री में काम करता था, और तीसरा आरोपी आदिल,
जो कि दिल्ली के ज्योति नगर में अरशद मोटर्स में काम कर रहा था। काशिफ ने इन तीनों को 3-3 लाख रुपए की सुपारी डॉक्टर शादाब हत्या की दे दी थी और कहा था कि 31 गोलियों से उसकी हत्या होनी चाहिए। तीनों आरोपी दिल्ली के ज्योति नगर से अरशद के वहां से 2 स्कूटी खरीद लेते हैं जिनका कत्ल में यूज करना था। हथियार पहले से ही सरफराज उर्फ अशरफी ने पंजाब के एक डीलर से खरीद लिए थे। हत्या के दिन तय हुआ। सरफराज जो कि डॉक्टर शादाब पर नजर बनाए हुआ था, उसे पता चल जाता है कि शादाब की क्लिनिक में दोपहर के समय भीड़ कम होती है। 8 मई को इन लोगों ने बुलंदशहर के कस्बे गुलावटी में डॉक्टर शादाब की हत्या कर दी। ताबड़तोड़ गोलियों से उसकी हत्या की जाती है। इस हत्याकांड में डॉक्टर शादाब एक निर्दोष व्यक्ति था जिसका किसी से कोई झगड़ा और कोई बैर नहीं था, परंतु फिर भी परिवार के आपसी रंजिश के कारण उसकी निर्मम हत्या हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि बदले से बदलाव नहीं आता है और दुश्मनियां गहरी हो जाती हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और ऐसे ही अच्छे क्राइम से जुड़ी कहानियों को हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।